नमस्कार। दिल्ली पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर कई पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। आज हम इन्हीं भर्तियों की तह तक जाएंगे। बात करेंगे कांस्टेबल ड्राइवर, जो सिर्फ पुरुषों के लिए है। हाँ। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। और हेड कांस्टेबल AWOSTPO यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, ये भी दोनों के लिए है। जी बिल्कुल। हमारे पास एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in, उस पर 22 और 24 सितंबर 2025 को जारी हुए एकदम ताज़ा आधिकारिक नोटिफिकेशंस हैं। तो आज का डिस्कशन इन्हीं पर बेस्ड होगा। हाँ बिल्कुल, ऑफिशियल सोर्सेज से ही बात करेंगे। हमारा मकसद साफ है, इन अलग अलग रोल्स के लिए क्या चाहिए, चुनाव कैसे होगा, कौन सी तारीखें याद रखनी है, ये सब समझना, खासकर उन लोगों के लिए जो फॉर्म भरने का मन बना रहे हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि एसएससी और दिल्ली पुलिस मिलकर ये सब कैसे करने वाले हैं। तो चलिए खोद कर निकालते हैं सारी जानकारी। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पद हैं क्या। और उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। सैलरी वगैरह कैसी है? कांस्टेबल ड्राइवर तो नाम से ही साफ है, ड्राइविंग का काम होगा पुरुषों के लिए। जी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ये एक तरह से फील्ड ड्यूटी वाला पद है। हाँ कह सकते हैं। और हेड कांस्टेबल AWOTPO, ये कम्युनिकेशन और टेक्निकल साइड का काम है। अच्छा, और वेतन? वेतन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए पे लेवल 3 है, मतलब 21,700 रुपए से 69,100 का स्केल। और हेड कांस्टेबल के लिए पे लेवल 4 यानी 25,500 रुपए से 81,100। ये सभी ग्रुप सी की नौकरियां हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, मौके कितने हैं, वैकेंसीज कितनी हैं? वैकेंसीज काफ़ी हैं और ये जानना ज़रूरी है। हालांकि ये नंबर अभी प्रोविजनल है, मतलब इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है आगे चलकर। मोटी बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर पुरुष में करीब 737 पद हैं। अच्छा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष महिला में सबसे ज्यादा, लगभग 7,000 से भी ज्यादा पद हैं। 7,000? बाप रे। जी हाँ, इसमें पुरुषों के लिए करीब 4,400 से ऊपर और महिलाओं के लिए 2,000 से ऊपर पद हैं। नोटिफिकेशन में महिलाओं को खास तौर पर अप्लाई करने के लिए कहा भी गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हेड कांस्टेबल AWOTPO में करीब 850 से ज्यादा पद हैं। इसमें पुरुषों के लिए 570 प्लस और महिलाओं के लिए 280 प्लस हैं। हर कैटेगरी, मतलब जनरल, EWS, OBC, SC, ST सबके लिए सीटें बांटी गई हैं। पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। एक और अहम बात, तीनों ही तरह की भर्तियों में 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन ESM के लिए रिजर्व्ड हैं। अच्छा, 10% ESM कोटा सब में है? हाँ, और एग्जीक्यूटिव वाले में तो ESM कोटा अन्य और कमांडो कैटेगरी में भी बटा हुआ है। वाह, 7,000 से ज्यादा पद अकेले एग्जीक्यूटिव में, ये तो वाकई बड़ा मौका है। अच्छा, एक चीज साफ करनी थी, क्या दिव्यांगजन मतलब PWD कैंडिडेट्स वो भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पद PWD कैंडिडेट्स के लिए उपयुक्त नहीं माने गए हैं। ओ, मतलब इन दो पदों पर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, हेड कांस्टेबल के बारे में ऐसी कोई रोक साफ तौर पर नहीं लिखी है, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि डिटेल्ड जानकारी के लिए उस पद का नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। ठीक है, ये जानना जरूरी था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कौन अप्लाई कर सकता है? एलिजिबिलिटी। उम्र सीमा से शुरू करते हैं। ये 1 जुलाई 2025 के हिसाब से देखनी है ना? हाँ बिल्कुल, 1 जुलाई 2025 को एज कैलकुलेट होगी और ये पद के हिसाब से अलग अलग है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 30 साल। 21 से 30। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 25 साल। 18 से 25। और हेड कांस्टेबल AWTPO के लिए 18 से 27 साल। 18 से 27, ठीक है। हर पद के लिए नोटिफिकेशन में जन्म की तारीख की एक रेंज भी दी है कि कैंडिडेट का जन्म इस तारीख से पहले और इस तारीख के बाद का नहीं होना चाहिए। और क्या उम्र में कोई छूट भी मिलती है, जैसे SC, ST या OBC कैंडिडेट्स के लिए? बिल्कुल मिलती है। SC, ST उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में
5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की। ये तो स्टैंडर्ड छूट है। हाँ, ये तो होती है। इसके अलावा भी कई विशेष छूटें हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने पिछले 3 साल में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो, उन्हें 5 से 10 साल तक की छूट मिल सकती है कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा। जो पहले से दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, जिनकी कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस हो गई हो, या जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं या थे, उनके लिए भी अलग अलग पदों पर उम्र में काफी ज्यादा छूट है। कुछ मामलों में तो 40-45 साल तक की उम्र वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह। विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं HC AOTPO के लिए, उनके लिए भी छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी नियमों के हिसाब से छूट का प्रावधान है। ठीक है। हाँ, पर यहाँ एक पेच है। अगर कोई दिल्ली पुलिस कर्मी का बच्चा और वो SC ST OBC कैटेगरी से भी है, तो उसे दोनों छूटें एक साथ नहीं मिलेंगी, कोई एक चुननी होगी। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। जी, और किसी भी छूट का दावा करने के लिए जो फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया है, उसी में सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उम्र के मामले में काफी सारे नियम और छूटें हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये कब तक पूरी होनी चाहिए? ये क्वालिफिकेशन आवेदन की जो आखिरी तारीख है, उस तारीख तक या उससे पहले पूरी होनी चाहिए, और ये भी जाहिर है पद के हिसाब से अलग है। हाँ, बताइए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है हैवी मोटर व्हीकल HMV चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और वो भी आवेदन की आखिरी तारीख तक वैलिड होना चाहिए। सिर्फ लर्नर लाइसेंस से काम नहीं चलेगा, साथ में गाड़ी के रख रखाव की बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। अच्छा, HMV लाइसेंस मस्ट है। और एग्जीक्यूटिव के लिए? एग्जीक्यूटिव के लिए भी 10+2 पास होना जरूरी है। हालांकि कुछ खास कैटेगरीज हैं, जैसे दिल्ली पुलिस स्टाफ के बच्चे या बैंड्समैन वगैरह, उनके लिए 11वीं पास भी चल जाएगा। ओके। यहाँ पुरुषों के लिए एक एक्स्ट्रा शर्त है। फिजिकल टेस्ट PENT की जो तारीख होगी, उस तारीख तक उनके पास लाइट मोटर व्हीकल LMV मतलब मोटरसाइकिल या कार चलाने का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ भी लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा। अच्छा, पुरुषों को LMV लाइसेंस चाहिए फिजिकल के टाइम? जी, क्योंकि फील्ड ड्यूटी में जरूरत पड़ सकती है। और हेड कांस्टेबल AOTPO, ये तो टेक्निकल लग रहा था। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसके लिए 10+2 पास होना चाहिए, लेकिन साइंस और मैथ्स विषयों के साथ। ये जरूरी है। साइंस और मैथ्स क्योंकि, या फिर अगर ये नहीं है तो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC होना चाहिए। अच्छा, NTC भी चलेगा? जी, और इसके साथ ही कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड भी चाहिए 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन। बाप रे, इसमें तो काफी कुछ चाहिए, टाइपिंग भी। हाँ, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से जुड़ा रोल है, तो ये स्किल जरूरी हैं। मतलब सिर्फ 10+2 पास होना काफी नहीं है कई पोस्ट के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस या साइंस मैथ्स या टाइपिंग जैसी एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या NCC सर्टिफिकेट या जैसे वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU की डिग्री का कोई फायदा मिलता है, बोनस मार्क्स वगैरह? हाँ, मिलता है। NCC के A, B या C सर्टिफिकेट वालों को एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स का क्रमशः 2%, 3% या 5% बोनस अंक मिल सकता है। ओके। इसी तरह RRU से डिग्री या PG डिप्लोमा वालों को भी उनकी डिग्री की कैटेगरी के हिसाब से 2% से 5% तक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे ये बोनस अंक हैं, ये सिलेक्शन की गारंटी नहीं देते, और ये फायदा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा, और इन सब के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे वेरिफिकेशन के टाइम। समझ गया, ये तो ही योग्यता की बात। अब मान लीजिए कोई योग्य है तो अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, और ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए SSC की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। नई वेबसाइट मतलब पुरानी वाली नहीं? जी नहीं, पुरानी SSC वेबसाइट ssc.nic.in का रजिस्ट्रेशन अब काम नहीं करेगा। नई वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। अच्छा, ये OTR करना पड़ेगा सबको। और डेट्स क्या हैं अप्लाई करने की? डेट्स अलग अलग हैं। कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल AWT AOP के लिए 24 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक रात 11 बजे तक। 15 अक्टूबर तक, ठीक है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए?
22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक रात 11 बजे तक। एग्जीक्यूटिव के लिए 21 अक्टूबर तक। ओके, और फीस कितनी है? क्या सबको देनी होगी? फीस सिर्फ 100 रुपए है, बहुत कम है। हाँ, सिर्फ 100 रुपए। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला उम्मीदवारों को, SC, ST और एक्स सर्विसमैन ESM उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है, उन्हें छूट है। बहुत बढ़िया। फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, भीम UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह से। पेमेंट की आखिरी तारीख एप्लीकेशन की आखिरी तारीख के एक दिन बाद तक है। मतलब ड्राइवर HC के लिए 16 अक्टूबर और एग्जीक्यूटिव के लिए 22 अक्टूबर रात 11 बजे तक। और हाँ, फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। अगर फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाए तो क्या सुधारने का मौका मिलेगा? करेक्शन विंडो जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक करेक्शन विंडो खुलेगी एप्लीकेशन डेट्स खत्म होने के बाद। ड्राइवर और HWAOP के लिए 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक और एग्जीक्यूटिव के लिए 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक। अच्छा, 2-3 दिन का टाइम मिलेगा। जी, आप 2 बार तक अपनी एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फीस लगेगी। पहली बार सुधार के लिए 200 रुपए और अगर दूसरी बार भी जरूरत पड़ी तो 500 रुपए। अरे, करेक्शन की फीस है? हाँ, और ये फीस सबको देनी होगी, चाहे वो फीस छूट वाली कैटेगरी में ही क्यों ना आते हो। इसलिए मेरी सलाह है कि फॉर्म पहली बार में ही बहुत ध्यान से भरें। सही बात है। फॉर्म भरने में और किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे फोटो और सिग्नेचर को लेकर आजकल काफी नियम होते हैं। बिल्कुल, इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में लाइव फोटो कैप्चर करने की सुविधा है। मतलब वेबकैम से ताज़ा फोटो खींचकर अपलोड करनी होगी। लाइव फोटो? ओके। हाँ, और ध्यान रखना है कि फोटो में टोपी या चश्मा ना पहना हो, चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए। आधार से वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी है, अगर वो चुनते हैं तो फोटो साइन के मानकों में अगर कोई छोटी मोटी कमी रह भी जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा कम हो सकता है और शायद एग्जाम सेंटर पर एंट्री भी जल्दी हो जाए। अच्छा, आधार वेरिफिकेशन फायदेमंद हो सकता है। जी, और सबसे जरूरी अपना चालू एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही दें, क्योंकि आगे की सारी कम्युनिकेशन जैसे एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी उसी पर आएगी। ठीक है, ये तो हुई एप्लीकेशन की बात। फॉर्म भर दिया, फीस दे दी, अब आगे क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? क्या सबका प्रोसेस एक जैसा है? नहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस हर पद के लिए थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ स्टेप्स कॉमन हैं। मैं आपको मोटे तौर पर बताती हूँ। कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE होगा जो SCC लेगा। फिर फिजिकल टेस्ट PEMT और ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट होगा, ये दोनों दिल्ली पुलिस लेगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। CBE, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, DV, मेडिकल। ओके। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, यहाँ भी पहले CBA SSC लेगा, फिर फिजिकल टेस्ट PENT दिल्ली पुलिस लेगी। इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यहाँ ट्रेड टेस्ट नहीं है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में ट्रेड टेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन पुरुषों को वो LMV लाइसेंस फिजिकल के टाइम दिखाना होगा। हाँ, वो याद है। और हेड कांस्टेबल AWO TPO? हेड कांस्टेबल AWO TPO, यहाँ स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं। पहले CBE SSC, फिर फिजिकल टेस्ट PENT दिल्ली पुलिस। इसके बाद एक ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें डिक्टेशन और रीडिंग होगी, दिल्ली पुलिस। फिर कंप्यूटर पर टाइपिंग और बेसिक फंक्शन का टेस्ट होगा, ये भी दिल्ली पुलिस। और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। बाप रे, इसमें तो CBE, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डिक्टेशन, रीडिंग, फिर कंप्यूटर टेस्ट, फिर DV, फिर मेडिकल। काफी लंबा प्रोसेस है। जी हाँ, इस पद की जरूरतों के हिसाब से इसमें कई चरण हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा? हाँ, CBE ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ होंगे। 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और टाइम मिलेगा 90 मिनट। 100 सवाल 90 मिनट, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है? एग्जीक्यूटिव और HCAWO TPO में है, हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे, यानी 1/4। जी, लेकिन ड्राइवर वाले नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का जिक्र साफ तौर पर नहीं मिला है। ये एक ध्यान देने वाली बात हो सकती है। अच्छा, ये चेक करना होगा। हाँ, परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में होगी और अगर एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा स्कोर को एडजस्ट करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन होगा? हाँ, और पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय हैं।
जैसे जनरल कैटेगरी के लिए शायद 35% या 40% और SC ST OBC के लिए 30% या 35%। एग्जैक्ट परसेंटेज नोटिफिकेशन में देखना होगा। CBE के रिजल्ट के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए लगभग 12 से 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वैकेंसी के हिसाब से। 12 से 20 गुना, ठीक है। और इसमें पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या है मोटे तौर पर? सिलेबस पद के हिसाब से अलग है, जैसा मैंने पहले भी इशारा किया था। ड्राइवर, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स तो है ही, साथ में रोड सेंस, वाहन का रखरखाव, ट्रैफिक नियम, सिग्नल, इन पर खास फोकस रहेगा। करीब 50% वेटेज इसी का है। एग्जीक्यूटिव, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट वगैरह। HCAOTPO, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड मांगा है, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और लेवल क्या होगा इनका? मुश्किल सवाल होंगे। प्रश्न पत्र का लेवल कांस्टेबल, ड्राइवर और एग्जीक्यूटिव के लिए 10वीं कक्षा का होगा और हेड कांस्टेबल AOTPO के लिए 12वीं कक्षा का होगा। ठीक है। CBE के बाद आता है फिजिकल टेस्ट यानी PMT। ये कहाँ होगा और इसमें क्या क्या करना होगा? क्या ये बहुत मुश्किल होता है? PMT का मतलब है फिजिकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, मतलब शारीरिक क्षमता और नापजोख। सबसे पहली बात, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना जरूरी है अगले स्टेज में जाने के लिए। अच्छा, बस पास करना है? जी, ये टेस्ट दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी और दिल्ली में ही होगा। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं: दौड़, लंबी कूद, लॉन्ग जंप और ऊंची कूद, हाई जंप। दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप। हाँ, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है, महिलाओं के लिए पद के हिसाब से 800 मीटर या 1600 मीटर। कूदने के लिए 3 मौके मिलते हैं। पहले दौड़ पास करनी होती है, उसके बाद ही कूदने का मौका मिलता है। और ये सबके लिए एक जैसा होता है या उम्र के हिसाब से अलग? नहीं, मानक उम्र और पद के हिसाब से अलग अलग है। जैसे एग्जीक्यूटिव पुरुष 30 साल तक को 1600 मीटर 6 मिनट में पूरी करनी होगी, 14 फीट लंबी कूद और 3 फीट 9 इंच ऊंची कूद करनी होगी। 6 मिनट में 1600 मीटर, ये तो अच्छी फिटनेस मांगता है। हाँ, जबकि ड्राइवर पुरुष 30 साल तक के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में है। लंबी कूद 12.5 फीट और ऊंची कूद 3.5 फीट है। तो आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़े ज्यादा है। बिल्कुल। और मेजरमेंट में क्या होता है नापचोक में? मेजरमेंट में पुरुषों के लिए लंबाई, हाइट और सीने चेस्ट की माप होती है, महिलाओं के लिए सिर्फ लंबाई। इसमें भी कुछ छूट मिलती है, जैसे पहाड़ी इलाकों के निवासियों को, ST कैंडिडेट्स को और दिल्ली पुलिस कर्मियों के बच्चों को हाइट और चेस्ट में। अच्छा, और अगर किसी को लगे कि नाप गलत हुई है तो वो उसी दिन अपील कर सकता है। एक सीनियर ऑफिसर दोबारा नापेंगे, लेकिन दौड़ या कूद के रिजल्ट पर कोई अपील नहीं होती। वो जो हो गया सो हो गया। समझ गया। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी शायद कुछ नियम है? हाँ, एग्जीक्यूटिव वाले नोटिस में इसका जिक्र है। उन्हें टेम्पररी अनफिट घोषित किया जा सकता है और बाद में मौका मिल सकता है नियमों के तहत। ठीक है। फिजिकल के बाद कुछ पदों में ट्रेड टेस्ट भी हैं, ड्राइवर और HTAOTPO के लिए। ये क्या होता है? ये भी क्वालिफाइंग टेस्ट है, मतलब पास करना जरूरी है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये बेसिकली उस पद के लिए जो खास स्किल चाहिए उसे परखने के लिए होता है। जैसे ड्राइवर ट्रेड टेस्ट, इसमें LMV और HMV दोनों तरह की गाड़ियां चलवा कर देखी जाएंगी, आगे पीछे पार्किंग वगैरह। ट्रैफिक नियमों, साइंस की जानकारी परखी जाएगी, गाड़ी के बेसिक रखरखाव के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। कुल 150 नंबर का टेस्ट होगा ये, और हर सेक्शन में कम से कम आधे नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। अच्छा, ड्राइविंग स्किल और नॉलेज दोनों टेस्ट होंगे? जी। HTAOTPO ट्रेड टेस्ट, इसमें हिंदी और अंग्रेजी में डिक्टेशन होगा, मतलब सुनकर लिखना होगा। अगर गलतियां एक लिमिट से ज्यादा हुई तो फेल। और एक रीडिंग टेस्ट भी होगा। डिक्टेशन और रीडिंग, ओके। HCAWTPO टेस्ट, ये अलग से होगा। इसमें पहले तो अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन, और गलतियां भी कम होनी चाहिए, शायद 25 से कम। 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में? ठीक ठाक स्पीड चाहिए। हाँ, और इसके बाद कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस का टेस्ट होगा, जैसे MS वर्ड में कुछ फॉर्मेटिंग करना, पावर पॉइंट में स्लाइड बनाना, एक्सेल में फॉर्मूला लगाना वगैरह। छोटे छोटे टास्क होंगे, हर एक के लिए शायद 5 मिनट मिलेंगे। ये भी क्वालिफाइंग है। अच्छा,
मतलब जिस काम के लिए भर्ती हो रही है वो काम असल में आता भी है या नहीं, या अच्छे से परखा जाएगा? बिल्कुल। और आखिर में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? मेडिकल में कैंडिडेट की ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस देखी जाती है। कोई ऐसी गंभीर बीमारी या शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिससे ड्यूटी करने में दिक्कत आए। जैसे? सबसे जरूरी है आंखों की रोशनी। एग्जीक्यूटिव और एचएससी के लिए शायद बिना चश्मे के 6/12 विजन चाहिए दोनों आंखों में, और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए मानक थोड़े अलग है। बेहतर आंख 6/6 और खराब आंख 6/12 तक चल सकती है बिना चश्मे के, और कलर ब्लाइंडनेस यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। आंखों का टेस्ट बहुत जरूरी है। और टैटू वगैरह का क्या? टैटू को लेकर भी पॉलिसी है। अगर पारंपरिक जगहों पर जैसे हाथ के अंदरूनी हिस्से में कोई धार्मिक चिन्ह या नाम गुदा हुआ है तो वो चल सकता है, लेकिन शरीर पर बड़े, भड़काऊ या ऐसी जगह पर टैटू जो यूनिफॉर्म में दिखे वो प्रॉब्लम कर सकता है। टैटू पॉलिसी भी ध्यान में रखनी होगी। ये तो हुई पूरी प्रक्रिया की बात। काफी सारे चरण हैं। अब एक बार फिर से सबसे जरूरी तारीखों पर नजर डाल लेते हैं ताकि कोई भूल ना जाए। जी बिल्कुल। देखिए, आवेदन शुरू होने की तारीखें सितंबर में है, एग्जीक्यूटिव 22 से, ड्राइवर एचएससी 24 से, और खत्म होने की तारीखें अक्टूबर में है, ड्राइवर एचएससी 15 अक्टूबर, एग्जीक्यूटिव 21 अक्टूबर। अक्टूबर मिड और एंड तक। हाँ, फीस जमा करने की आखिरी तारीख इनके एक दिन बाद तक है, 16 और 22 अक्टूबर। और करेक्शन विंडो अक्टूबर के आखिर में खुलेगी। ड्राइवर एचएससी के लिए 23 से 25 अक्टूबर, एग्जीक्यूटिव के लिए 29 से 31 अक्टूबर। और एग्जाम कब तक हो सकता है? सीबी की संभावित तारीखें भी दी हैं, जैसे एचएससी AWSTPO के लिए दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 बताया गया है। बाकी पदों के लिए भी आसपास ही होंगी शायद, लेकिन ये टेंटेटिव है, मतलब इनमें बदलाव हो सकता है। तो अपडेट रहना जरूरी है। बहुत जरूरी। कैंडिडेट्स को मेरी सलाह है कि वो नियमित रूप से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in और दिल्ली पुलिस की वेबसाइट जैसे delhipolice.gov.in इनको अपडेट्स, एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स के लिए चेक करते रहें। हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए होते हैं नोटिस में, जरूरत पड़ने पर वो भी काम आ सकते हैं। वेबसाइट रेगुलरली चेक करना बेस्ट है। और एक बात याद रखनी है कि जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते और फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक आपकी उम्मीदवारी सिर्फ प्रोविजनल यानी अंतिम ही मानी जाती है। अच्छा। हाँ, और दिल्ली पुलिस फाइनल सिलेक्शन के बाद एक रिजर्व पैनल भी तैयार करेगी जिसमें करीब 15% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स होंगे वेटिंग लिस्ट की तरह। ओके, एक रिजर्व लिस्ट भी बनेगी। तो ये थी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और हेड कांस्टेबल AWTPO भर्तियों पर हमारी आज की कह सकते हैं गहरी पड़ताल। उम्मीद है इससे आपको काफी कुछ साफ हुआ होगा। हाँ, हमने कोशिश की है कि सारी जरूरी जानकारी कवर हो जाए। हमारी सलाह यही है कि जिस भी पद में आपकी रुचि है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ें, एक एक डिटेल देख लें। बिल्कुल। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। ये भर्तियां दिल्ली पुलिस में करियर बनाने का एक शानदार मौका तो है ही। फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी अपनी जगह बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन क्या हमने इस बात पे गौर किया है कि इस पूरी प्रक्रिया की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जैसे सही समय पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, या वो OTR ध्यान से भरना, या कंप्यूटर स्किल का सर्टिफिकेट तैयार रखना, ये कितनी अहम हो सकती हैं। लगने वाली बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि यही बड़ी रुकावट बन गई। कहीं ऐसा ना हो कि सारी मेहनत इन छोटी चूकों की वजह से बेकार चली जाए। बिल्कुल सही कहा। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही अक्सर बड़ा फर्क डाल देती हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए ऐसी ही और जानकारियों के लिए। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है
कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है, तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें, ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।